10th के एग्जाम कंप्लीट हो गए और अब हर माँ और बाप का यही एक कंसर्न है कि बच्चे को सब्जेक्ट कौन सा दिलाएं, सब्जेक्ट के साथ में स्कूल कौन सा हो जहां फीस भी कम हो, बच्चे की जान ना जाए। क्योंकि कोटा की बात करें या अब बड़े कई शहरों की बात करें तो सुसाइड के केस रोज आजकल अखबार की हेडलाइन बन रहे हैं। ऐसे में एक स्कूल है राठ इंटरनेशनल स्कूल, जिसकी 3 ब्रांच है, एक अलवर में है, एक नीमराणा में और एक कुंड पे जो हरियाणा से टच है। अभी कुछ दिन पहले जब जेई मेंस का रिजल्ट आया था तो 70 बच्चों में से 60 बच्चे पास हुए थे। मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ, तब मैं खबर भी करके गया था कि ऐसा कैसे हो सकता है जब इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, कोटा की बात करें, अलवर की बात करें, जहां फीस इतनी ज्यादा होती है और उनमें जो सिलेक्शन की अगर बात करें तो 1% भी सिलेक्शन नहीं होते, 2000 बच्चे होते हैं, बड़ी मुश्किल से 20-30 बच्चों का सिलेक्शन हो पाता है। लेकिन यहां 70 में से 60 बच्चे अगर पास हुए हैं तो कोई ना कोई स्पेशल बात है। वो क्या स्पेशल बात है, उन्हीं से बातचीत करवाते हैं। सर क्या नाम है आपका? माई सेल्फ विश्वेंद्र, आई एम अ फिजिक्स टीचर ओवर हियर। आप फिजिक्स पढ़ाते हैं, थोड़ा हिंदी में बात करें क्योंकि मेरे जैसे जो नए गार्जियंस हैं उनको हिंदी ठीक आती है, इंग्लिश कम आती है। जी जी, मैं विश्वेंद्र हूँ और यहाँ पे भौतिक शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सर आपके 70 बच्चे थे, उनमें से 60 बच्चे पास हुए जेई मेंस में। एक बड़ी खबर है ये अपने आप में। किस तरीके से आप बच्चों को प्रिपेयर करते हो उस चीज के लिए? इसमें जो पहला हमारा तरीका है वो है कि हम जो पढ़ाते हैं वो कंसाइज और प्रिसाइज होता है। जैसे फिजिक्स की अगर बात करें तो फिजिक्स में कई बुक्स हैं, एनसीईआरटी से आप स्टार्ट करें, फिर डीसी पांडे, एचसी वर्मा, इरेडोव, क्रोटोव, फेमिंस्की, जेमेंस्की, मतलब बहुत सी 10-12 किताबें हैं। और जो प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान हैं पूरे देश के, उसमें से बहुत ज़्यादा कंटेंट बच्चों को दिया जाता है जो कि एक 12th क्लास के बच्चे के लिए कंपाइल करना संभव नहीं हो पाता, तो जिसकी वजह से उसका आत्मविश्वास नहीं बन पाता। यही हमारा पहला पॉइंट है कि हम जो पढ़ाते हैं बच्चों को, क्योंकि जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं किसी भी चैप्टर के, जैसे फिजिक्स की मैं बात करूं तो टोटल 29 चैप्टर्स हैं, 15 क्लास 11 के और 14 क्लास 12 के। तो उन 29 चैप्टर्स में से कुल मिला के लगभग 400 कॉन्सेप्ट्स हैं, वही बार बार रिपीट होते हैं। तो हमारा पहला फोकस ये रहता है कि वो जो 400 कॉन्सेप्ट हैं वो बच्चों को अच्छे से क्लियर हों, और उसके लिए हम एक तो ये कॉन्सेप्ट्स आपको कंसाइज फॉर्म में बताएंगे। दूसरा, हमारा जो कंटेंट है वो PYQ से मैप्ड होता है पूरा। किस ईयर में 45 ईयर्स पास्ट के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनकी एनालिसिस के बाद हम एक कंटेंट डेवलप करते हैं, तो वो सारा का सारा PYQ से मैप्ड होता है। तो जिससे क्या है कि बच्चे कम कंटेंट में भी सारे कॉन्सेप्ट वो बना पाते हैं, और क्योंकि हम वो चीज़ें रिपीट करते हैं बार बार, तो एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन के साथ हम तैयारी करते हैं। तो कंसाइज एंड कॉम्प्रिहेंसिव, ये हमारा आप कह सकते हैं कि वन ऑफ द की पॉइंट है। जेई मेंस के लिए फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट माना जाता है। मैं कई इंस्टीट्यूट में जाता हूं, मैं भी स्टूडेंट रहा हूं, तो थोड़ी सी क्यूरियोसिटी होती है कि जब बड़े इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो बड़ी बड़ी किताबें, बड़े बड़े नोट्स वो दिखाए जाते हैं और माँ बाप को उसके साथ में ये भी बताया जाता है कि आपका बच्चा इनको पढ़ेगा तो पास हो जाएगा। पहला, मेरे जैसे बच्चे के लिए बड़ी झिझक का विषय होता है कि जिसने 11th या जो उस हम्बल बैकग्राउंड से आता है, हम्बल इन द सेंस कि जिसने बहुत ज़्यादा फिजिक्स के बारे में सुना नहीं, मैथ्स के बारे में सुना नहीं, केमिस्ट्री के बारे में सुना नहीं, उसके लिए बड़ा टिपिकल होता है कि एक तो पूरी किताबें उतनी होती है जितना फिजिक्स का सिलेबस पढ़ाया जाता है 10th तक की बात करें तो। 11th में वही सब्जेक्ट एक फिजिक्स से इतनी किताबें लेके आता है जो दिखाते हैं बड़े बड़े। आप भी उतनी किताबें पढ़ाते हैं, उतनी ही नोट्स वगैरह देते हैं बच्चों को, या फिर उनमें से कुछ कम बेसी रखते हैं? नहीं, वही जैसा कि मैंने पहले आपसे बताया, मान लीजिए 4 किताबें हैं फिजिक्स की प्रेफर की, तो उस 4 किताब में से हर पेज पे लिखी हुई चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। उन 4 किताबों में से जो काम का है, निचोड़ जिसको आप कह सकते हैं सॉर्ट ऑफ, कि उनमें से काम का क्या है। तो जैसे 4-5 किताबें जो पॉपुलर हैं, जैसे मैंने नाम लिया अभी, एचसी वर्मा होगी, रेडो होगी, क्रोटोव होगी, डीसी पांडे होगी, तो इनमें से जो काम का है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है, जो जिस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं पिछले 45 ईयर्स से, तो ये पूरा डेटाबेस हमारे पास प्रिपेयर होता है। और फिर जो उसमें से ऑप्टिमल एक आप कह सकते हैं कि भाई इसमें ये जो एक किताब है इसमें से 20 पेज काम के हैं, इस वाली में से सेकंड में से 30 पेज काम के हैं, तो जो टोटल मिला के मतलब जो काम की चीजें हैं बेस्ड ऑन की प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन हैं वो किस तरीके से आते हैं, तो वो हम ऑप्टिमल कंटेंट थोड़ा किताबों में से सिर्फ शहद रखते हैं आप? कह सकते हैं कि जो निचोड़ है, मतलब एक कह सकते हैं कि 45 उसको शहद ही बोल देते हैं। कह सकते हो, हाँ सॉर्ट ऑफ, बिल्कुल। तो निचोड़ के की हम बात कराते हैं। और मैम आप क्या पढ़ाती हैं? नमस्कार सर, मैं कोचिंग हेड हूँ यहाँ पे और मैं बायोलॉजी पढ़ाती हूँ नीट वाले स्टूडेंट्स को। बाकी IIT नीट का भी अभी एग्जाम आ रहा है, उसके लिए कोई स्पेशल चीजें चला रहे हैं आप? जी बिल्कुल सर, अभी 2024 का 5 मई को एग्जाम है,
तो 19 मई को बच्चे का ये मान लीजिएगा कि लास्ट एग्जाम है 12th बायोलॉजी का, तो उसके जस्ट बाद 20 मार्च से हम नीट के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। क्रैश कोर्स में हमारा मेन फोकस रहेगा बच्चे के लिए कंप्लीट सिलेबस की टेस्ट सीरीज चलाना, जिसमें हम उनको 11th की अलग से टेस्ट सीरीज चलाएंगे, 12th की अलग से रहेगी, और एक मॉक टेस्ट होता है जिसमें हम दोनों क्लासेस के कंपाइल्ड बिल्कुल नीट के पैटर्न के ऊपर हम उनके एग्जाम। लास्ट ईयर की बात करें तो कितने नीट के स्टूडेंट थे और कितने बच्चे पास हो पाए उसमें से? सर देखिए, अगर हम कोचिंग की बात करते हैं ना, तो कोचिंग्स में जो नीट का सिलेक्शन होता है एग्जैक्टली वो होता है ड्रॉपर बैच से, कि 12th के बाद बच्चा ड्रॉपर बैच में निकलता है, और उसमें से अब हमारे पास ड्रॉपर बैच नहीं चल रहा है। हम जितने भी सिलेक्शंस देते ओनली फ्रेश बच्चे हैं? बिल्कुल फ्रेश बच्चे हमारे 12th के साथ में, मतलब 12th के बोर्ड के एग्जाम देने की जस्ट बाद बच्चे नीट का एग्जाम देते हैं और वहीं से हमारे सिलेक्शंस निकलते हैं। लास्ट ईयर हमारा बच्चा यशराज जो RUHS में अभी MBBS परस्यूइंग कर रहा है, वो इसी ब्रांच का हमारा रेगुलर बच्चा था। 12th के जस्ट बाद उस बच्चे ने एग्जाम दिया। ऐसे ही राहुल जांगिड़ हमारा बच्चा रहा था यहाँ से, और ऐसे ही हमारे नितिन, चिराग, कई सारे बच्चे इसी ब्रांच से हमारे निकले थे। अगर ओवरऑल बात करें तो कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ था? कुल मिला के कितने बच्चे थे? जी, हमारे अगर टोटल बच्चे देखा जाए तो 37 प्लस बच्चे हमारे थे, जो 12th के साथ साथ में उन्होंने नीट का एग्जाम दिया था, और वो उन्होंने क्वालिफाई भी किया था अच्छे स्कोर के साथ। और अभी रिसेंट में जो काउंसलिंग हुई थी उसमें हमारा एक बच्चा एम्स में भी अपीयर हुआ था। तो हमारा जो कंपाइल स्टडी का जो तरीका होता है, वो मेन पॉइंट क्या होता है कि हम 1 to 1 बच्चे, एक एक बच्चे के ऊपर फोकस रखते हैं। हमारे पास बहुत भीड़ भाड़ वाली संख्या नहीं है कि हम एक बल्क के अंदर स्ट्रेंथ लेकर के बच्चों को डील कर रहे हो, कि उसमें एक बच्चे के ऊपर हमारा फोकस ही ना रहे। हम मिनिमम स्ट्रेंथ रखते हैं, मैक्सिमम हमारे पास 30 या 35 की स्ट्रेंथ होती है एक बैच में। तो हमारे टीचर्स दिन रात उन बच्चों के साथ में लगे रहते हैं कि एक एक बच्चे के डाउट हम इस तरीके से सोल्व करते हैं कि बच्चे को बिल्कुल फैमिली वाला एनवायरनमेंट देना। जो आप डिप्रेशन की भी बात कर रहे थे कि कोटा में इतनी सारी सुसाइडल केस हुई, आप हमारे बच्चे से मिलिएगा, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा बच्चा स्ट्रेस में है या टेंशन में है या डिप्रेशन में है। हम टीचर्स उनके साथ पेरेंट्स की तरह लग करके काम करते हैं, और इसी का परिणाम आपने देखा, जैसे कि जेई मेंस में आपने खुद बताया कि 60 के प्लस हमारे स्ट्रेंथ यहाँ पे जेई मेंस में सिलेक्शन रहा। उसका रीजन यही था सर कि जो बच्चे हैं वो इस तरीके से अटैच्ड है हमारे साथ में कि वो डिप्रेशन फ्री रह करके स्टडी करते हैं। चाहे सब्जेक्ट हमारा फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, बायोलॉजी हो, हम हर सब्जेक्ट में बच्चे को कंफर्टेबल जोन में रख करके स्टडी करवाते हैं। और अगर टेस्ट सीरीज की बात करते हैं तो कंपाइल्ड टेस्ट सीरीज उनको बिल्कुल स्ट्रिक्टली PYQs को फॉलो करके हम उनके एग्जाम की प्रिपरेशन कराएंगे, तो बच्चा डेफिनेटली कॉन्फिडेंट हो ही जाता है जब इतनी प्रिपरेशन करता है। तो अब सर आप आ जाइए। आप बच्चों के साथ में लगभग 7-8 घंटे आप गुजारते हैं, तो क्या मोटो होता है आपका कि स्ट्रेस भी ना हो बच्चे के दिमाग पे और उसका सिलेक्शन भी आसानी से हो जाए? थोड़ा सा इस तरफ और आ जाइए। सर नमस्कार, मैं अनुराग केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले जैसे आपने एक क्वेश्चन पूछा, केमिस्ट्री वही जो रात को पढ़े तो सुबह सफा। हाँ यही कुछ कहावत है इसके बारे में। तो हम एक्चुअली क्या है, बच्चों को प्रैक्टिकली सिखाने की कोशिश करते हैं। प्रैक्टिकली सिखाना इन द सेंस कि अब जैसे जो बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उनके पास लेबोरेटरी की व्यवस्था नहीं होती जहाँ बच्चा एक्सपेरिमेंट से सीख सके, जबकि हमारी स्कूल में लैब इस्टेब्लिश्ड है जिसकी कैपेसिटी लगभग 30 स्टूडेंट्स के अराउंड है। एक साथ 30 बच्चे प्रैक्टिकल से सीख सकते हैं। तो इस बार क्या हुआ, जेई मेन और नीट एग्जाम में एक टॉपिक ऐड हुआ है। जेई में तो पहले से ही था जिसका नाम है सॉल्ट एनालिसिस। उसके लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, जेई में भी आते हैं और नीट में भी आते हैं। तो वो क्वेश्चन बच्चा कैसे करेगा? जब तक प्रैक्टिकली वो बच्चा सीखेगा नहीं तब तक उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ही नहीं कर सकता। तो हम बच्चों को प्रैक्टिकली सिखाने की कोशिश करते हैं लैब के अंदर। तो ये सबसे बड़ी चीज है आपकी? हाँ जी सर। सर आपका क्या नाम है? हाइट बहुत ज्यादा हो गई आपकी। सर मेरा नाम नरेश यादव है और मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ राठ इंटरनेशनल स्कूल अलवर के अंदर। तो केमिस्ट्री, देखो मैं भी साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ और दुर्भाग्य से जिस स्कूल में मैं पढ़ा था वहाँ टॉप करके आया था उस जमाने में, लेकिन केमिस्ट्री मुझे कभी समझ नहीं आई। तो केमिस्ट्री किस तरीके से समझाते हैं आप बच्चों को? देखिए केमिस्ट्री में 3 मेन पार्ट है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक। तीनों का पढ़ने का तरीका भी अलग है। फिजिकल केमिस्ट्री पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड होता है तो उसको न्यूमेरिकली फोकस किया जाता है उसके ऊपर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है पूरा कॉन्सेप्ट बेस है,
और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने कॉन्सेप्ट आपको पहले, जैसे जीओसी उसमें मेन चैप्टर होता है, उसको पहले क्लियर करना होता है, उसी के कॉन्सेप्ट पूरे आगे चैप्टर में यूज होते हैं, तो उसको पढ़ने का तरीका बिल्कुल अलग है। और जो तीसरा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो है थोड़ा याद करने की चीजें, उसमें प्रैक्टिकल चीजें, जैसे सर ने बताया अभी सॉल्ट एनालिसिस जुड़ गया है, तो कुछ प्रैक्टिकली भी चीजें जुड़ी हुई है। तो तीनों का पढ़ने का तरीका अलग है, और बच्चा दिक्कत इसी के लिए आती है कि तीनों को एक तरीके से पढ़ना चाहता है। नहीं, और जो बड़े इंस्टीट्यूट है मैं उनकी बात कर लेता हूं, उनमें संख्या बहुत ज्यादा है लेकिन सिलेक्शन का रेशो बहुत कम है। यहाँ बच्चे कम हैं लेकिन सिलेक्शन का रेशो बहुत ज्यादा है। देखिए सबसे क्या फर्क क्या है, मेजर फर्क क्या है? फर्क ये है कि हम जो पढ़ाते हैं बच्चों को, वो सबसे एक तो कंटेंट बेस्ड होता है पूरा कंप्लीटली। दूसरा जो सबसे बड़ी बात है कि हम 1-to-1 बच्चे को पर्सनली जानते हैं, और बच्चे में जहां भी दिक्कत आ रही है हमारे से वहीं पर डाउट क्लियर कर सकता है, क्लास के अंदर डाउट क्लियर कर सकता है। बड़े कोचिंग में आपको बड़े बैच मिलेंगे, तो वहां पर डाउट क्लियर करना क्लास के अंदर इम्पॉसिबल। वो 500 बच्चों का बैच और किसी एक बच्चे का डाउट हो तो टीचर ध्यान भी नहीं देता। नहीं, वो बच्चा वहीं मायूस हो जाएगा। 500 बच्चों का बैच और उसमें एक बच्चा पूछना चाहता है क्वेश्चन, तो वो पूछ भी नहीं पाएगा, इतना जिगरा। और मान लीजिए कभी जिगर कर भी लिया तो वो हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि क्लास के अंदर उसको सिलेबस कंप्लीट करना होता है। हमारा यहाँ सिस्टम थोड़ा दूसरा है। हम सर आप नजदीक आ जाइए, क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूं, इसलिए क्योंकि अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, तो ये कोरिलेटेड होते हैं। एक टॉपिक पढ़ा उसके बाद में आप दूसरा पढ़ते हैं तो उसमें से कुछ चीजें ऐड ऑन होती चली जाती हैं। बड़े बैच में क्या ये दिक्कतें रहती हैं क्या कि मेरे जैसे स्टूडेंट जो साई है, जिसको डर लगता है, वो पूछ नहीं पाता, उसका एक टॉपिक छूट गया तो फिर सारी केमिस्ट्री सफा होती चली जाती है, फिजिक्स का सारा मामला गड़बड़ झाला हो जाता है। सर देखिए, मैं फिजिक्स का टीचर हूँ, देवेश नाम है मेरा। मेन चीज क्या रहती है कि आपने जो ये बात करी कि बच्चा पूछता नहीं है, उसका बैकलॉग रहता है, तो कई बार बच्चों को ऐसा लगता है कि वो क्लास में क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो बेइज्जती जैसी फील होती है। तो सबसे पहले तो हम बच्चों के मन से ये बात निकाल देते हैं कि आप अगर क्लास में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि यहाँ तो बच्चे ही कम है तो आप चेहरा ही पढ़ लेते होंगे। मैं बड़े बैच वालों की बात कर रहा हूँ कि वहां अगर ऐसी कोई दिक्कत होती होगी, क्योंकि आप भी पढ़ के आए हैं। देखिए एक्चुअल में बड़े बैचों में क्या होता है कि जब बैच बड़े होते हैं और कंपटीशन होता है तो कई बार बच्चे डरते हैं क्वेश्चन पूछने को, और वहां क्या है, टीचर भी बड़े बैच में उन्हीं स्टूडेंटों में फोकस करता है जो ब्रिलियंट होते हैं। और अगर कभी कोई वीक स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ भी रहा है तो कई बार टीचर मना कर देता है, तो बच्चे को एक फीलिंग आती है अंदर से अपमान की, और वो धीरे धीरे क्वेश्चन पूछना कम करता है, और वहीं से उसके बैकलॉग होते जाते हैं। और एक बार फिजिक्स कहें, केमिस्ट्री कहें या मैथ कहें, ऐसे सब्जेक्टों में जब एक बार कॉन्सेप्ट वीक होता है तो फिर वो चला जाता है, वीक होते ही वीक होते चला जाता है, जिसका बच्चे को बहुत लॉस होता है। तो एक तो क्या है कि हमारे यहाँ स्ट्रेंथ कम है, तो पहले तो हम बच्चे के मन से निकाल देते हैं, बार बार कहते हैं क्वेश्चन पूछो। हम क्लास में हर बच्चे से कहते हैं कि क्वेश्चन पूछो। टाइम पास करना भी जरूरी होता है, पूरी क्लास में बच्चे नहीं पूछेंगे तो टाइम पास भी नहीं हो पाता। सर देखिए, टाइम पास इन द सेंस मैं दूसरे तरीके से बात कर रहा हूँ कि आप जब बच्चों के इतने कम बच्चे जब होते हैं तो चेहरा बता देता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बच्चों को देख के ही पता चल जाता है कि किस बच्चे को समझ में आ रहा है, किसको नहीं आ रहा है, क्योंकि हम पर्सनल बच्चों को जानते हैं तो बच्चे का लेवल हमें मालूम होता है। तो पहली बात तो हम कोशिश करते हैं वो डाउट हम ही बता दें खुद ही जो बच्चे के मन में आ रहा है। तो उसके बावजूद भी अगर कोई डाउट बचता है तो हम बच्चे को बिल्कुल मोटिवेट करते हैं कि वह पूछे, और बच्चा क्लास में पूछता भी है और हम क्लास में सॉल्व करवाते भी हैं उस डाउट को। सर अब आप नजदीक आ जाइए, क्योंकि मैं जब भी किसी से बात करता हूं तो मैं एक स्टूडेंट रह के बात करता हूं, मैं वो स्टूडेंट रहा हूं। और मुझे याद आता है कि मेरी मैथ्स कमजोर थी एक जमाने में, जब मैं 11th और 12th में था। एक सर बड़ा कमेंट कर दिया करते थे, कोई बच्चा पूछता था तो उस पर कटाक्ष कर दिया करते थे। कई बार हमें भी ऐसा लगता था कि अरे 100 बच्चे बैठे हैं, उस समय 60-70 के आसपास बच्चे थे, इनके बीच में पूछेंगे तो झिझक सी होती है कि यार पूछेंगे बेइज्जती होगी। तो क्या बड़े जो इंस्टीट्यूट है उनमें ऐसा ही बच्चों का हाल होता है? और सर एक्चुअल में मैं रेजोनेंस कोटा से मैंने ड्रॉप किया है, मैं वहाँ से ही पास आउट हूँ। मैं आपको बताऊँ, वहाँ पे मेरे बैच में मैं R5 बैच का स्टूडेंट रहा हूँ सर। तो वहाँ पे 333 बच्चे मेरे बैच में हुआ करते थे। अब मैं एक चीज़ और यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा सर, बच्चे की झिझक तो दूर की बात है, अगर बच्चे में झिझक भी नहीं है और बच्चे ने पूछा भी, तो भी कोचिंग में सर टीचर ये कहता है कि बेटा डाउट काउंटर पे पूछ लेना। फिर वो बच्चा डाउट काउंटर पे जाएगा, वो कहेगा कि सर मुझे ये टॉपिक समझा दो, तो वो सर उससे पूछेंगे कि बेटा इस टॉपिक में क्या प्रॉब्लम है। फिर वो अपनी प्रॉब्लम जब अगर सर को समझा ही पाता तो इसका मतलब तो उसको समझ में पहले ही आ गया होता। उसको नहीं समझ में आया तभी तो वो वहाँ पूछने रहे। सर ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कोचिंग्स का, जो मेन टीचर होता है ना, वो बच्चे की कभी भी डाउट नहीं लेता। जो बड़े नाम हैं वो सिर्फ बड़े नाम के बड़े हैं, उनका एक फिक्स कंटेंट होता है। जो भी बड़े टीचर हैं वो फिक्स कंटेंट डिलीवर करते हैं। उसके बाद जो डाउट्स होते हैं सर, वो डाउट काउंटर पे ट्रेनिंग टीचर्स बैठा दिए जाते हैं, वो डाउट लेते हैं बच्चों की। ये सबसे बड़ी कमी है सर कोचिंग्स की।
जो हमारे यहाँ पे सर इसमें क्या डिफरेंस है, हमारे यहाँ पे 35 से ज़्यादा बच्चे एक बैच में नहीं होते, तो हम विद इन 1 मंथ हम 35 के बच्चे, हमें बिल्कुल फेस रीडिंग तक पता चल जाता है, 8 बच्चे का नाम याद हो जाता है, उससे सर बहुत डिफरेंस आता है रिजल्ट में। ये राठ स्कूल में जो फैकल्टी है उनसे बात करवाई, और मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ साइंस का, तो मुझे भी पता है कि फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जूलॉजी हो, बॉटनी हो या कोई और सब्जेक्ट हो, एक सब्जेक्ट भी अगर, एक टॉपिक भी अगर मिस होता है तो उससे रिलेटेड अगला जो टॉपिक है वो भी आप खो देते हैं। और बड़े इंस्टीट्यूट में यही होता है, फर्क होता है बड़े में, जहां बड़े का इन द सेंस जहां बच्चों की संख्या ज्यादा होती है, तो यही एक डर होता है कि अक्सर बच्चे पूछ नहीं पाते, और पूछते हैं तो जैसा सर ने बताया कि डाउट जो डेस्क होती है उसके ऊपर जाओ, डाउट डेस्क पे भी बच्चा पहुंचते, आधे बच्चे डाउट डेस्क तक, जो डाउट डेस्क होती है उस पे पहुंच ही नहीं पाते, जो पहुंचते हैं किसी की सोल्व हो जाती है प्रॉब्लम, किसी की नहीं होती। हाँ, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा सर इसमें, जैसे आप लास्ट ईयर का रिजल्ट उठाओ सर, हमारे यहाँ जेईई मेंस का जो अभी जैन में अटेम्प्ट हुआ था सर, 70 में से 60 बच्चे सेलेक्ट हुए सर, अराउंड 87.5% है ये सर। कोचिंग्स में 2-2 लाख बच्चों में से अगर 1000 रिजल्ट आ भी रहे सर, तो वो 0.5 रिजल्ट है। आप सर 0.5 को 87.5 को कैसे हम कंपेयर कर सकते हैं सर? ये सर इतना बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि इसका मेन रीजन क्या है सर, कोचिंग में जब बच्चे बैठे होते हैं तो आगे वाले कुछ बच्चों पे ध्यान दिया जाता है, पीछे बच्चा कुछ भी करे कोचिंग वो में। टीचर्स का, मैंने कई टीचर से बात की, वो माइंड सेट कर लेते हैं कि ये बच्चा सिलेक्शन देगा, क्योंकि उनको कुछ ही बच्चों का सिलेक्शन देने का मूड होता है। बात क्या है कि जो फ्रेशर बैच होता है ना, उसमें से रिजल्ट निकालना बड़ी बात होती है। देखो बच्चा जब 1 साल ड्रॉप करके रिजल्ट दे रहा है तो वो बड़ी बात नहीं है, उसमें तो बच्चा 2 साल तो 11th-12th पढ़ाया, फिर 1 साल और तैयारी कर रहा है, तो उसमें आप इतना क्रेडिट नहीं दे सकते किसी कोचिंग या स्कूल को। बट यहाँ पे मेन फोकस क्या होता है कि 11th-12th के साथ में हम रिजल्ट दे रहे हैं, हमारे बिना ड्रॉपर बैच को रन किए, तो दैट इज ए बिग थिंग कि हम बच्चे के 1 साल बचा रहे हैं और साथ में हम पेरेंट्स का मनी भी बचा रहे हैं कि वो बच्चा को बिना ड्रॉप किए और बच्चों को सिलेक्शन दे रहे हैं। पेरेंट्स को तो कोचिंग के रिजल्ट के बारे में पता भी नहीं होता है कि इसमें से कितने सिलेक्शन तो फ्रेशर बैच के हैं और कितने सिलेक्शन ड्रॉपर बैच के हैं। तो ये एक मेजर डिफरेंस है, क्योंकि आप लोग जब देखते हैं तो सिर्फ सिलेक्शन नंबर आप उस सिलेक्शन नंबर में से भी पता करिएगा कि फ्रेशर बैच के कितने बच्चे हैं। यहाँ पे जितने भी बच्चे आपको मिलेंगे वो सारे फ्रेशर बैच के मिलेंगे। फिर से बता देता हूँ, राठ इंटरनेशनल स्कूल की फैकल्टी है, बड़ी अच्छी चीजें इन्होंने बताई। अगर आपको ठीक लगे और आपको लगे कि एक बार क्यों ना यहाँ भी ट्राई कर ली जाए, तो आइए फैकल्टी से मिलिए। अगर आपको लगे कि कहीं से बेहतर, क्योंकि किसी की जान से और पैसे से महत्वपूर्ण है आपके बच्चे का कैरियर और उससे जुड़े हुए कुछ सवाल और जवाब। सर मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, 18 मार्च से हमारी 11th के सेशन स्टार्ट हो रहा है। जिन भी बच्चों के मन में थोड़ा सा भी डाउट है ना सर, वो 3 दिन के लिए हमारे पास आए और हमसे पढ़ें। उसके बाद अगर उसके मन में कोई भी आशंका रहती है तो वो फिर हमें छोड़ सकता है सर, क्योंकि मैं इंश्योर करता हूँ इस चीज को, अगर वो कोई भी बच्चा हमारे पास आएगा सर, उसे 3 दिन में ही मतलब कंपटीशन एग्जाम निकलता हुआ नजर आएगा सर, उसे कॉन्फिडेंट हो जाएगा वो कि हाँ मैं अच्छी जगह आया हूँ और डेफिनेटली मेरा सिलेक्शन होने वाला है। आप मेरे साथ देख रहे ब्लैक एंड व्हाइट सच, मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।